नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि चर्चा आज इस विषय की है कि आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब चुनाव अभी हाल ही में हुए, जम्मू कश्मीर के जब चुनाव हुए और हरियाणा के चुनाव के जब रिजल्ट आए, परिणाम आए, तो उसके बाद से बहुत से ऐसे विषय थे जिस पर की चर्चा होने लगी। 2 बातें थी। एक तरफ जम्मू कश्मीर की स्थिति थी जहाँ पर कि एनसी ने अपने गठबंधन के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला। दूसरी ओर हरियाणा में कहा जाए कि सबको चौंकाते हुए सारे जो कथानक थे, सारे जो सर्वे थे, सारे जो और भी ऐसी धारणाएं थी, कहा जाए कि पूर्व में घोषित जो भी बातें थीं उसे झुटलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, वो भी अकेले अपने दम पर। तो ये 2 बातें थी। उसके बाद अब बातें होने लगी थी। अब महाराष्ट्र के भी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये जो चुनाव होने हैं, जिन तारीखों को होने हैं, उनकी भी बाकायदा घोषणा कर दी गई है। जैसा कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी महाराष्ट्र में। 20 नवंबर को वोटिंग के साथ ही साथ एक फेज में ही, सिंगल फेज में ही 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। 23 नवंबर को गिनती पूरी हो जाएगी। झारखंड में 2 फेज में, 2 चरणों में चुनाव होंगे, 2 चरणों में मतदान होंगे 13 और 20 नवंबर को। 13 और 20 नवंबर, उसके बाद फिर 23 नवंबर। मतलब दोनों ही राज्यों में जो मतदान होगा, जो मत डाले जाएंगे, जनता जनार्दन जो जनादेश देगी, जो आदेश देगी, वो जनादेश के रूप में बाहर निकलेगा। कब? 23 तारीख को, 23 नवंबर को। तो ये 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर कि ये चुनाव होने हैं। एक और हम बात करें तो जहां पर महाराष्ट्र में अभी जो स्थिति हम बात करें, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की, जिस पर कि जो गठबंधन है, गठबंधन कौन सा है? ये जो गठबंधन है सत्तारूढ़ महागठबंधन है, ये इसमें शामिल है। इसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी शामिल है, इसमें शिवसेना शामिल है। शिवसेना वो जो कि शिवसेना से अलग होकर एक पार्टी के रूप में उसने दर्जा प्राप्त किया, और दूसरी तरफ एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 3 हैं। और दूसरी ओर है महाविकास अघाड़ी, जिसमें कि ये दल थे शिवसेना उद्धव गुट है, और साथ ही साथ और भी वो दोनों दल हैं, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तो अब ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और महत्वपूर्ण से ज़्यादा ये दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि एक राजनीति ने कैसी करवट ली थी, लंबी कवायद चली थी, एक लंबा कहा जा सकता है नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था, और उसके बाद जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी वो सरकार गिर गई थी, और उसके बाद महागठबंधन है वो सत्ता पर काबिज हुआ। और जैसा मैंने बताया, उन दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, ये जो उनका शिंदे जो हैं उसमें जो वहाँ से आए थे। तो ये कुछ रोचक विषय हैं जिस पर की चर्चा हो रही है। आज जब ये घोषणाएं हो रही थी तब मैं देख रहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और जो बातें की जा रही थी उसमें भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो कि बड़ी कहा जा सकता है कि एक व्यंग्य के रूप में या फिर एक उत्तर के रूप में कही जा सकती हैं, जो उन्होंने दी थी। और अब मैं झारखंड की भी थोड़ी सी बात कर लूँ। यहाँ पर 81 सीटें हैं, 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो अब जब ये चुनाव होने हैं, जब मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है, तब यहाँ पर देखना होगा कि ये राजनीतिक दल अपना कैसी रणनीति, हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, क्योंकि जितनी जल्दी अभी कहा जाए, जैसे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एक ही फेज़ में चुनाव हो रहा है, एक ही फेज़ में मतदान हो रहा है, और उसके 2-3 दिन बाद ही, तीसरे दिन ही मतगणना होनी है। और हम देख रहे हैं झारखंड में भी 2 चरणों में हो रहा है, उसके बाद मतगणना उसी दिन होनी है। मतलब इसके साथ ही साथ और भी राज्य है जहां पर कि उपचुनाव होने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, यहाँ की दक्षिण विधानसभा ही शामिल है, जिसकी हम चर्चा अलग से कर लेंगे, दक्षिण विधानसभा की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जब ये चुनाव होने हैं तो कैसे रोचक हैं, क्योंकि देखिए जब अभी हरियाणा का हम चुनाव देख रहे थे उसमें गठबंधन को लेकर कुछ बातें हुई थी, जबकि कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ी थी अकेले अपने दम पर। आम आदमी पार्टी से शुरुआती गठबंधन की चर्चा तो चली, लेकिन वो चर्चा सार्थक रूप नहीं ले पाई, और सार्थक रूप जब नहीं ले पाई तब दोनों दलों ने अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने।
परिणाम आए तो परिणाम कांग्रेस के पूरी तरह विपरीत थे। एक तरीके से जनता ने नकार दिया था कांग्रेस को, जबकि सर्वेस बता रहे थे कि वो जीतने वाली है। हालांकि सर्वेस कई बार फेल हुए हैं, पहला कोई मौका नहीं था। इसके पहले भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब ये सर्वे फेल हुए हैं। तो उसके बाद मैं महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूँ, जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जो मुझसे चर्चा करते थे लोग कि गठबंधन को लेकर भी कुछ बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने उस समय आम आदमी पार्टी को एक तरीके से इग्नोर किया, मतलब उपेक्षा की आम आदमी पार्टी की, और जो परिणाम निकल कर आया वो उसका ही परिणाम था, उसका ही नतीजा था। तो अब जब ये बातें चली तब गठबंधन के साथियों की ओर से बहुत से ऐसे हमले हुए कांग्रेस के ऊपर, सीधे हमले हुए। उसे जो गठबंधन बना है, एनडीए अलायंस है, कहीं ना कहीं उसका विरोधी बताया गया। विरोधी इस रूप में कहा गया कि आप जो क्षेत्रीय जन हैं उन्हें आप एक तरीके से छोटा मानते हैं और उनकी आप उपेक्षा करते हैं, और जब आप जहां अकेले जीतने वाले होते हैं वहां उनकी उपेक्षा करते हैं, जहां आपको जीत नहीं मिलती तब इनसे आप गठबंधन कर लेते हैं। इस तरीके की बातें हुई, मतलब अवसरवादी भी बताया गया। उसी बीच मैं इस बयान से जोड़ता हूं इस चुनाव को, उसी समय उद्धव गुट की ओर से, जो शिवसेना है उद्धव गुट, उसकी ओर से भी ये बयान आया था कि आप बता दीजिए कि आपको महाराष्ट्र में चुनाव अकेले लड़ना है या फिर मिलकर लड़ना है। हालांकि ये बात भी कही गई थी जो साथी हैं गठबंधन के, इंडिया अलायंस के, कि जो भी हरियाणा में हुआ उसका असर महाराष्ट्र पर नहीं पड़ेगा, यहाँ की स्थिति अलग है। फिर भी एक तरीके का जो कहा जाए कि रोष था, जो उबाल था, वो झलका नेताओं के, बड़े नेताओं के बयान से। मतलब ये कहा गया कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन के बारे में अच्छे से सोच ले, समझ ले। अब वो अवसर आ चुका है। निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर जरूर ये मानती होगी कि अपने दम पर वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, और जैसा उस वक्त कहा भी गया था, उस समय कहा गया था कि जहाँ पर वो सक्षम नहीं होती है अपने दम पर सरकार बनाने में, वहाँ गठबंधन के साथियों के साथ वो आती है। निश्चित रूप से यहाँ पर ये गठबंधन जो भी है, जो भी अभी दल हैं उनके साथ, जो पुराने दल हैं जिनके साथ ये गठबंधन हुआ था, सत्ता तक पहुँचे थे, तो ये गठबंधन फिर से बनेगा। और कांग्रेस नहीं लगता, क्योंकि वो स्थिति भी बनती नहीं दिख रही है कि अपने दम पर कोई भी, तीनों दलों में से कोई भी दल जो महाविकास अघाड़ी में है वो अपने दम पर चुनाव अकेले लड़ेगा। यहाँ पर गठबंधन की साझा रणनीति जो है वो निरंतर रहेगी, मतलब उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, इन चुनाव में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब दो प्रकार की चुनौतियां हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो पृष्ठभूमि, और साथ ही साथ शिवसेना जो कि कभी साथी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी वो जो पुरानी पृष्ठभूमि है उनके साथ वो साथ में हैं। तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, कैसे सीटें बांटी जाती हैं, क्या फार्मूला तय होता है, कितनी सीट किसे मिलती है, संतोष असंतोष का क्या स्तर होता है, ये तमाम विषय हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में बड़े स्पष्ट हो जाएंगे जब ये जो चुनाव की तो तारीखों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन जब ये रणनीति बनेगी, निश्चित रूप से अब ये रणनीति तुरंत बनानी होगी, इस पर तुरंत कदम उठाने होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि ये दल तैयारी में तो लगातार थे और इस पर मंथन कर भी रहे थे, लेकिन अब उसे धरातल पर उतारना होगा, एक तरीके से अपनी तैयारी जनता के सामने रखनी होगी, और फिर जो चुनाव परिणाम आता है वो निश्चित रूप से एक नए समीकरण का नया बोध कराएगा, कम से कम महाराष्ट्र में, कि सत्ता किसके पास जाती है, या फिर इस बीच और भी कुछ ऐसे सियासी घटनाक्रम सामने आते हैं जो चौंकाते हैं। तो अब ये देखना होगा, आने वाले कुछ दिनों में ही सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी, और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। अब हम बात कर रहे हैं जो चिर प्रतीक्षित था, काफ़ी दिनों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव की, और उपचुनाव दक्षिण विधानसभा, रायपुर की दक्षिण विधानसभा में होने वाले चुनाव की। अब उसके तारीखों का ऐलान हो चुका है, बाकायदा एक सारणी आ चुकी है, एक टाइम टेबल कहा जा सकता है वह आ चुका है। अब नामांकन 25 तारीख को जमा किया जाएगा, 25 अक्टूबर तक।
30 अक्टूबर तक नाम वापसी की बात है और उसके बाद मतदान 13 नवंबर और 23 नवंबर को, मतलब सबके साथ ये परिणाम आएगा। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो सीट है दक्षिण विधानसभा रायपुर की सीट है वो 21 जून को रिक्त घोषित की गई थी। उसके पहले मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने, जो कद्दावर नेता है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था जब वो सांसद बने थे, उसके बाद ये सीट रिक्त घोषित की गई थी और घोषित होने के बाद से यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो गया था कि उपचुनाव कब होगा। तो निश्चित रूप से अब जब ये चुनाव हो रहे हैं 2 राज्यों के, उनके साथ ये भी उपचुनाव होगा। अब ये मामला इसलिए भी रोचक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से सकारात्मक रहा है, उनके साथ ये चिपका रहा है। ये सीट उनके लिए एक तरीके से अभेद्य किला रही है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं और कांग्रेस को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसे लगातार यहाँ से जीत का इंतजार रहा है और अभी भी ये लंबा इंतजार जारी है। अब ये जब चुनाव हो रहा है तो एक कांग्रेस के नेताओं से भी जो बात होती है, यही बात सामने आती है, जब बृजमोहन अग्रवाल सामने नहीं है तब उन्हें कुछ संभावनाएं ऐसी दिखाई देती हैं। ठीक है, निश्चित रूप से आप बात करेंगे, जब नेताओं से बात करेंगे तो यही कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, सामने कोई भी हो। लेकिन जब बृजमोहन अग्रवाल होते थे तब एक दृश्य अलग होता था। अब जब बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा से सामने नहीं है, रायपुर दक्षिण से सामने नहीं है, तो एक नए प्रकार का माहौल बना हुआ है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से, तो दक्षिण विधानसभा भी उनके ही संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और उनका प्रभाव वहाँ पर वैसा ही बना हुआ है। तो अब जब चुनाव होंगे तब उनका वही प्रभाव वहाँ पर दिखेगा, प्रत्याशी जो भी हो भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन फिर भी बातें तो हैं, ये बातें हो रही हैं, इनकी चर्चा हो रही है। अब जब बात हो रही है तब देखिए कि इसमें यहाँ से बहुत से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, कुछ नेता हैं जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा भी नाम आ रहा है जो सुभाष तिवारी हैं। सुभाष तिवारी बड़े करीबी हैं बृजमोहन अग्रवाल के, और जो भी रणनीतिक एक जो होता है, जो कोर टीम होती है रणनीति बनाने वाली, रणनीतिकारों की जो एक प्रमुख टीम होती है, उसका वो हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उन्हें भी टिकट मिल सकती है, मतलब वो भी एक बड़े दावेदार है, मतलब दक्षिण के दावेदार हैं। साथ ही साथ संजय श्रीवास्तव का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि उत्तर से वो दावेदार माने जा रहे थे, रायपुर विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष रहे हैं और वो लगातार संगठनात्मक कार्यों में, संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, हर आंदोलन में, हर प्रकार की ऐसे हम देखें कार्यक्रमों में उन्होंने पार्टी के साथ अपनी भूमिका निभाई है। तो उन्हें भी एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है। सुनील सोनी जो सांसद रहे हैं, ये भी एक नाम है। हालांकि वो सांसद रहे हैं, उसके बाद इस बार टिकट मिली थी बृजमोहन अग्रवाल को, तो उन्हें भी माना जा रहा है क्योंकि वो भी करीबी माने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल के। तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि उन्हें टिकट दी जा सकती है। और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो कि निकल कर आते हैं। केदार गुप्ता है, उनका भी नाम काफ़ी चल रहा है और ये माना जा रहा है कि देखिए, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि ऐसी 6 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिन्हें कि आलाकमान के पास भेजा गया है। और ये जो नाम है, हो सकता है इसमें से एक आध आगे पीछे और भी कुछ नाम हो। हालांकि मैं ये बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विगत कुछ महीनों से देखें हम कि जो कार्यशैली रही है, या फिर हम साल भर पहले की बात करें तो जो भी कार्यशैली रही है वो बड़ी चौंकाने वाली रही है। कुछ ऐसे नाम सामने लाए गए हैं, कुछ ऐसे नाम आलाकमान के द्वारा या फिर पार्टी का जो वो संगठनात्मक हिस्सा होता है जो कि ये निर्णय लेता है, उसकी ओर से सामने किए गए कि लोग चौंके, हर बार लोग चकित रहे कि ये नाम आ गया, ये कैसे। लेकिन सारे समीकरण वहाँ धरे रह गए, लेकिन फिर भी चर्चा तो होती है, चर्चा होगी ही, और इन नामों की चर्चा चल रही है। जैसे मैंने कहा, केदार गुप्ता है, ये एक तरीके से माना जाता है कि व्यापारिक वर्ग में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है और उसके साथ ही साथ सामाजिक वर्ग में भी उनकी अच्छी पकड़ है। और वो बड़े मैंने कहा सक्रिय रूप से वो एक तरीके का मुख बने रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में।
और उन्होंने प्रवक्ता के रूप में बड़ी कहा जा सकता थी आक्रामक शैली भी अपनाई थी और तथ्यात्मक जो बातें होती हैं उस तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया था। तो ये देते रहे हैं, दिया था मतलब नहीं, देते रहे हैं। तो ये कुछ नाम हैं और भी कुछ नाम निकल कर आते हैं, हालांकि उनकी चर्चाएं हो रही हैं। जैसा मैंने कहा, चौंकाने वाले कोई भी नाम हो सकते हैं, मिनल चौबी हैं और भी लोग हैं और भी कुछ ऐसे नाम हैं, लेकिन ये जो नाम है इनमें से एक नाम फाइनल करना है। किसे? आला कमान को जब भेजा गया है ये पर्चा, ये जो लिस्ट भेजी गई है, सूची भेजी गई है, तो एक नाम इसमें से फाइनल करना है, अंतिम रूप से तय करना है और फिर उसके बाद यह कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कौन दक्षिण का दावेदार होगा। मतलब कहने का मतलब दावेदार तो ये हैं, लेकिन किसकी दावेदारी पर संगठन की मुहर लगेगी, आला कमान की मुहर लगेगी और वो चुनाव मैदान में होगा। इन चुनावों की घोषणा हो चुकी है। तो ये कुछ चुनावी चर्चा थी जो आज की महत्वपूर्ण चर्चा है। हम इससे हटकर आज कुछ बात नहीं करना चाहते थे, फिर हम अगली चर्चा है के दौरान हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों पे अपने उस एपिसोड में, चर्चा है के एपिसोड में, और कुछ बड़े विषयों को लेकर, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो कि लगातार आपकी ज़ुबान पर हैं, जिनकी चर्चाएं आप लगातार कर रहे हैं। फिर आपके साथ मिलेंगे और करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।